हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मनी मार्केट को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो और आखिरी वीडियो होगा मनी मार्केट पर। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में। शुरू करते हैं मनी मार्केट पार्ट 3। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज रिटन बाय क्रेडिटर और ड्रॉअर। जो सेलर होता है वो लिखता है बिल को, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय परचेजर। जो परचेजर होता है उस पर अपना साइन करके बिल पर, इंस्ट्रूमेंट पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है। वह ड्रॉइंग और परचेजर एक ही होता है। अब आगे जानते हैं इसमें कितने पार्टीज होते हैं। नंबर 1 ड्रॉअर, जो कि हमारा हो गया सेलर या क्रेडिटर, लेनदार। नंबर 2 इज ड्रॉइंग, परचेजर, बायर। थर्ड इज पे, who finally receive पेमेंट। जो फाइनली पेमेंट रिसीव करता है उसे पेई कहा जाता है, ठीक है। और एक और होता है इंडोर्सर, कि अगर बिल का जो एक्चुअल टाइम पीरियड है उससे पहले अगर क्रेडिटर को, ड्रॉअर को, सेलर को पैसे की जरूरत पड़ गई और तो वह दूसरे को बिल इंडोर्स कर सकता है, वह इंडोर्सर होता है। और जो इंडोर्सर होता है वो लाइबल होता है सब्सिक्वेंट इंडोर्सर या फिर जो फ्यूचर होल्डर ऑफ द बिल होता है उसके प्रति, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, इसे मैं रफ कर रहा हूं। राम इज क्रेडिटर, ड्रॉअर मोहन, परचेजर ड्रॉई, ठीक है। मान लेते हैं कि 10,000 रुपये का एक बिल, 10,000 रुपये का मोहन ने सामान लिया राम से। राम ने 10,000 रुपये का एक बिल लिखा 3 महीने के लिए। अब चूंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड है तो राम उससे पहले मोहन से बिल का पेमेंट नहीं मांग सकता है। राम मोहन को बाध्य नहीं कर सकता, मोहन लायबल नहीं है पेमेंट करने के लिए 3 महीना से पहले। तो उस केस में क्या होगा, अच्छा उससे पहले अगर राम को पैसे की जरूरत पड़ गई या राम भी किसी चीज का हो सकता है बायर हो, तो उसको जिसको पेमेंट देना होगा वो क्या करेगा कि वो बिल जो होगा उसको इंडोर्स कर देगा किसी और को। जैसे मान लेते हैं श्याम को राम ने बिल इंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो अब श्याम के प्रति लायबल जो होगा वो राम होगा, क्योंकि राम ने उस बिल को श्याम को आगे इंडोर्स किया है। या फिर आगे यह भी आगे इंडोर्स कर सकता है, इसने जिसको इंडोर्स किया वह भी आगे इंडोर्स कर सकता है। तो जो फ्यूचर होल्डर ऑफ द बिल होगा उसके प्रति जो भी इंडोर्सर होगा वह लायबल होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक और केस कि 3 महीने के लिए बिल लिखा गया हुआ है और उससे पहले राम को पैसे की जरूरत पड़ गई। वह बैंक के पास पहुंचा, कोई भी काम बैंक फ्री में नहीं करेगा तो वो अपना कमीशन लेगा। मान लेते हैं कि एग्जांपल कि 10,000 रुपये का बिल था, 200 रुपया बैंक ने अपना कमीशन ले लिया और 9800 रुपया का पेमेंट राम को कर दिया और बिल को अपने पास बैंक रख लेता है। अब उसके साथ ही राम से वो एक प्रॉमिसरी नोट्स लिखवाता है बैंक
कि अगर पेमेंट डेट पे आफ्टर 3 मंथ अगर बिल का पेमेंट नहीं हो पाता है, फेलियर हो जाता है, तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेगी। मतलब कि उस बिल का पेमेंट जो है वो राम को करना होगा, और वो पूरा का पूरा 10,000 रुपया करना पड़ेगा, क्योंकि यह 200 रुपया बैंक का कमीशन था जो उसने अपना कमीशन लेकर के 9800 रुपया राम को दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसमें कितने पार्टीज होते हैं। पहला तो होता है ड्रॉर। ड्रॉर होता है जो सेलर होता है, जो सामान बेचता है, क्रेडिटर। ड्रॉई होता है मोहन। मोहन परचेजर है, यहाँ पे बायर है, ड्रॉई है। पेई कौन होगा? पेई होगा जिसको फाइनली पेमेंट रिसीव हुआ। अगर नॉर्मल केस में देखें कि 3 महीना का टाइम बीत जाता है, मोहन पेमेंट कर देता है राम को, तो राम पेई हो गया। लेकिन राम, एक और केस हम लोगों ने देखा कि बीच में उसको पैसे की जरूरत पड़ी, वो बैंक के पास जाता है, बैंक बिल को डिस्काउंट करके उसको पैसा दे देता है, तो बैंक अपने पास बिल रख लेता है। अब बिल का अगर पेमेंट बैंक को मिल जाता है तो उस केस में पेई जो होगा वो फाइनली रिसीव द पेमेंट वो बैंक हो जाएगा। इसी तरह से राम अगर बिल को आगे इंडोर्स करता है श्याम को, श्याम करता है गीता को, वो सीता को, तो जैसे जैसे वो बिल आगे इंडोर्स होता है तो जो फ्यूचर होल्डर ऑफ द बिल होता है, जो फाइनली एट द मैच्योरिटी ऑफ द बिल होता है जिसके पास, ठीक है, उसको पेमेंट मिलेगा तो वह पेई हो जाएगा। तो पेई चेंज होते रहता है कि जिसको फाइनली पेमेंट रिसीव होगा वह पेई होगा। और ड्रॉर ड्रॉई सेम होगा। ड्रॉर होगा बेचने वाला और ड्रॉई होगा जो सामान खरीदता है, परचेजर। अब जान लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स। कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में। अमाउंट मस्ट बी सर्टेन। अमाउंट एक निश्चित होना चाहिए और वो लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 2 इज मस्ट बी इन राइटिंग विथ डेट एंड स्टाम्प। मतलब कि वो रिटर्न में होना चाहिए, जो बिल होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, वो रिटर्न में होगा विथ डेट एंड स्टाम्प, जो डेट पे लिखा गया होगा विथ वैलिड स्टाम्प। नंबर 3 ड्रॉर एंड ड्रॉई मस्ट बी सर्टेन। मतलब कि जो बेचने वाला होगा, जो खरीदने वाला होगा, उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। परचेजर और ड्रॉई जो होगा, ठीक है, उसको साइन करना होगा बिल पर, अपना एक्सेप्टेंस देना होगा, ठीक है। must contain an order to pay on demand or at a pre-specified future date। या तो बिल ऐसे लिखा जाएगा कि जब भी पैसे का डिमांड किया जाएगा, ऑन डिमांड वो पेबल होगा, उसका पैसा चुकाया जाएगा, या फिर एक प्री स्पेसिफिक डेट, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि 3 महीने का एक डेट उसमें दिया हुआ है, उससे पहले वो पैसा मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, लाइबल नहीं है। जो ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है, परचेजर होता है, वो लाइबल नहीं होता है पैसा देने के लिए, या जो ड्रॉर होता है या जो सेलर होता है वो बाध्य नहीं कर सकता है परचेजर को, जो आप उससे पहले हमारा पैसा दे ही दीजिए। तो इसमें एक प्री स्पेसिफिक फ्यूचर डेट दिया हुआ रहता है, उससे पहले वो लायबल नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो ये कुछ फीचर थे बिल ऑफ एक्सचेंज के। अब हम लोग चर्चा करेंगे चेक्स के बारे में। चेक जो आप लोग जानते हैं, अगर किसी का भी बैंक में सेविंग या करेंट अकाउंट है तो उसके नाम पर बैंक चेक जारी कर देता है, वो चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है। अब जानते हैं फ्यूचर ऑफ चेक के बारे में।
चेक मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द ड्रॉअर, ठीक है। नंबर 2, अमाउंट मस्ट बी क्लियरली मेंशन बोथ इन वर्ड एंड फिगर, मतलब कि अगर 5,000 रुपया है तो 5,000 रुपया ऐसे भी लिखा हुआ होना चाहिए और 5,000 ऐसे भी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी क्लियर इन वर्ड एंड फिगर मेंशन इन। नंबर 3, पे इज ऑलवेज सर्टेन, पे मतलब जो फाइनली रिसीव करता है पेमेंट, ठीक है। तो जो पेमेंट रिसीव करेगा वो निश्चित होना चाहिए, उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, मतलब कि जब भी डिमांड किया जाएगा उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ पेबल ऑन डिमांड। नंबर 5, मस्ट कंटेन अ वैलिड डेट, ठीक है, अदरवाइज इट विल इनवैलिड, मतलब कि डेट उस पर मेंशन होना चाहिए, अगर डेट नहीं है चेक पर तो वह इनवैलिड हो जाएगा। अ चेक मस्ट बी इन ऑर्डर टू पे इन मनी ओनली, ठीक है, कि उसका चेक का जो पेमेंट होगा वो मनी में ही होगा। मान लेते हैं 10,000 रुपये का चेक है तो 10,000 रुपये पैसा में ही, कैश में ही, मनी में ही उसका पेमेंट होगा। उसके बदले ऐसा नहीं होगा कि 10,000 का सोना या चांदी या कोई ट्रेजरी बिल या कुछ भी ऐसा दे दिया जाए, वो केवल मनी में ही पेमेंट किया जा सकता है। एंड द लास्ट चेक, एंड अ चेक मस्ट बी साइन बाय द मेकर और ड्रॉअर, जो चेक लिखता है उसके द्वारा चेक साइन किया हुआ होना जरूरी है, ठीक है। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ चेक। अब जान लेते हैं चेक कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज बियरर चेक, बियरर चेक क्या होता है, हिंदी है इसका धारक चेक, मतलब कि जिसके हाथ में वो चेक है उसको उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। देखिए सिर्फ यहाँ पे लिखा है पेबल टू एनी पर्सन हु प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट एट द बैंक काउंटर, ठीक है। बैंक काउंटर पर जो भी प्रेजेंट करेगा उसको उसका पेमेंट मिल जाएगा। नंबर 2 इज ऑर्डर चेक, ठीक है।
इसमें क्या है ऑर्डर चेक में, पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन द वर्ड बियरर मे बी कट और कैंसल। ठीक है, मतलब कि हाथ में चेक है जिसके वो पेमेंट नहीं ले सकता है, यह वर्ड जो बियरर होता है या मे बी कट और कैंसिल किया हुआ होता है, एंड द वर्ड ऑर्डर, ऑर्डर चेक, वर्ड ऑर्डर मे बी रिटन ऑन द चेक। ठीक है, एंड द थर्ड इज क्रॉस चेक। क्या लिखा है, द पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक इज नॉट मेड एट द बैंक काउंटर, नॉट मेड एट द बैंक काउंटर एंड इट इज ओनली क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पे। जिसके अकाउंट में वो किसी के अकाउंट में डाला जाएगा वो पैसा, ठीक है, बैंक के काउंटर पर उसका पेमेंट कैश में नहीं किया जाएगा। ये क्रॉस चेक हो गया। चेक कैन बी क्रॉस्ड बाय ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइंस अक्रॉस द चेक। मान लेते हैं कि यह एक चेक है, तो ऐसे करके दो लाइन उस पर पैरेलल लाइन डाला हुआ होगा, वो हो गया क्रॉस चेक। और उस पर एंड अकाउंट पे और नॉट निगोशिएबल मे बी रिटर्न। ठीक है, और चेक पर अकाउंट पे और नॉट नेगोशिएबल में भी रिटर्न लिखा हुआ हो सकता है। क्योंकि जो बियरर चेक होता है, ओपन चेक होता है, काफी रिस्की होता है कि जिसके हाथ में वो चेक है वो उसका पेमेंट ले सकता है। लेकिन जो क्रॉस चेक होता है वो सेफ्टी के हिसाब से सही होता है, क्योंकि इसमें जो पैसा होता है वो पे के अकाउंट, बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। इसमें रिस्क कम होता है या चोरी हो जाने का डर जो होता है चेक का वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मनी मार्केट खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कैपिटल मार्केट, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू होगा उसी के साथ शेयर मार्केट, जिसमें हम आप लोग को शेयर मार्केट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, उन्हें शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।